कि किस तरह देखते हैं इसे? अभी जिस तरह लोकसभा इलेक्शंस भी आने वाले हैं और आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शंस भी होंगे जम्मू कश्मीर में, तो क्या कहेंगे इसे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इलेक्शंस दरकिनार, लेकिन मोदी जी के साथ जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को एक खास किस्म का जुड़ाव है, एक खास किस्म का स्नेह मोहब्बत। और ये अब से नहीं, आरंभ से ही। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने तब भी अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में चुनावी अभियान जम्मू कश्मीर से ही प्रारंभ किया था, माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेक करके। उसके बाद जम्मू कश्मीर में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला प्रमुख कार्यक्रम रहा माता वैष्णो देवी कटरा के रेल स्टेशन का लोकार्पण का। उसके उपरांत जब यहां बाढ़ आई तो मोदी जी पहली दीपावली भी यहीं मनाने आए, और आजादी के बाद का सबसे बड़ा पैकेज भी जम्मू कश्मीर को मोदी जी के ही हाथों से मिला। कहने का तात्पर्य है कि मोदी जी ने प्रारंभ में ही कहा था कि जो क्षेत्र देश के विकसित नहीं हो पाए उस तरह से, जिस तरह से होना चाहिए थे, या दूसरे क्षेत्रों की तुलना में उनका विकास नहीं हो पाया उतनी मात्रा में, चाहे उसमें राजनीतिक कारण रहे होंगे या वोट की राजनीति रही होगी, उनको बराबर की सतह में विकसित करके लाया जाएगा, और वो उन्होंने कर दिखाया। उनके आने से पहले यहां पर क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति की शिकायतें रहती थी, वो भी जाती रही। संतुलित विकास हुआ, राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हुई, कभी किसी ने जो कल्पना नहीं की थी वो परिवर्तन हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई। कभी किसी ने सोचा था कि वो प्रदेश जहां पर के जम्मू में रेल की पटरी 1972 में पहुंची, 50 साल तक रेल की पटरी आगे नहीं बढ़ पाई, वहां पर आज हम कश्मीर घाटी तक रेल पहुंचाने की बात कर रहे हैं, और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल जम्मू कश्मीर में निर्माणित होता है, एल्फिल टावर से 35 मीटर ऊंचा। तो ये ऐसी अद्भुत बातें जिसकी कल्पना नहीं थी, जिसका तस्वुर नहीं था, जिसकी मांग भी नहीं थी, आकांक्षाएं और उम्मीदें बुझ चुकी थी, वो आरजू जगाने का काम भी मोदी जी के आने के बाद हुआ है। एक एस्पिरेशनल अर्ज पैदा हुई है जम्मू कश्मीर वासियों, और वो इसलिए भी कि उन्होंने पहली बार जिला परिषदों के भी चुनाव कराए। वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है, जमीनी जमहूरियत क्या होती है, उसका एहसास भी उन्हीं के आने के बाद हुआ। पंचायतों के 73-74 अमेंडमेंट लगाए, और इसलिए यहां के लोगों को हमेशा उनसे कोई ना कोई अपेक्षा रहती है। उन्होंने न केवल विकास के स्तर पर जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाया है, बल्कि सोच भी मुख्य धारा में लाने का कार्य किया है, चाहे वो अनुच्छेद 370 के जाने के बाद, और एक सामाजिक न्याय देने का काम। यहाँ की बेटियों के अधिकार, यहाँ के वाल्मीकियों के अधिकार, यहाँ पर जनजातियों के अधिकार, या अनुमान कीजिए कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों में से 2 व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, लेकिन यहाँ जो शरणार्थी आए उन्हें नागरिकता तक का अधिकार नहीं दिया गया, वो भी मोदी जी ने दिया। तो ये एक निरंतर प्रयास, उनका परिश्रम, निष्ठा, प्रतिबद्धता है, उसका ये नतीजा है कि इस प्रकार का रिश्ता उनका जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ गया है। इस रैली में क्या रहेगा, जो पॉइंट्स क्या रहेंगे जो मेन? इसमें शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम, लगभग 30,000 करोड़ से अधिक राशि को लेकर। उसके अतिरिक्त विकसित भारत का एक बड़ा सफल प्रयोग रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के कोने कोने में, गांव गांव में घूमी है। जम्मू कश्मीर में तो बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा। मेरे अपने चुनावी क्षेत्र में दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में इतना अधिक उसे रिस्पांस मिला है, अद्भुत। तो वहां के लाभार्थियों के साथ उनका संवाद भी रहेगा, वर्चुअल माध्यम से भी और फिजिकल माध्यम से भी, क्योंकि लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं, और उनके साथ उनकी सेल्फी तस्वीर खिंच जाए और उनके साथ उनको बात करने का मौका मिल जाए तो समझिए उनका जीवन सफल हो जाएगा। हर व्यक्ति इस समय मोदी जी के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहता है। एम्स है, एजुकेशन हब है, ट्रेन है, किस तरह देखते हैं इसका भी इनॉग्रेशन? एम्स, मुझे लगता है कि बहुत केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतर एम्स होते ही नहीं है, और राज्यों में भी 1 होता है, यहाँ 2 है। ये इस बात की प्रामाणिकता है कि कितनी प्राथमिकता मोदी जी इस प्रदेश को देते हैं। बाकी थोड़े ही फासले के दायरे में IIT, IIM और इस तरह का इकोसिस्टम जो शिक्षा को लेकर के बना है, वो भी बहुत कम देखने को मिलता है देश में। और इसके अतिरिक्त उद्योग रोजगार को लेकर के अरोमा मिशन, पर्पल रेवोल्यूशन अथवा बैंगनी क्रांति, उसका जन्म भी जम्मू कश्मीर से हुआ, जिसका उल्लेख मोदी जी ने मन की बात में किया।
कठुआ जैसे कस्बे का उन्होंने जिक्र किया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी, उसके टैबलो को भी दर्शाया गया। तो जम्मू कश्मीर ने जिस प्रकार से एक स्वाभिमान जागा है और अपने अंदर एक आत्मविश्वास जागा है कि हम भारत की मुख्य धारा में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ योगदान कर सकते हैं, ये भी मोदी जी के ही प्रयास से मुमकिन हुआ है। तो सर, लोकसभा इलेक्शन भी नजदीक है, तो क्या इस रैली को देखा जाए कि एक शुरुआत है इलेक्शन? नहीं, मोदी जी का तो जम्मू कश्मीर में सदा आना रहा, इलेक्शन हो कि ना हो। और जैसे आज पूर्वोत्तर को मोदी जी के डेवलपमेंट मॉडल की मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर को लेकर के मोदी है तो मुमकिन है की मिसाल दी जाती है। कभी किसी ने जो सोचा ना था कि 370 हट जाए, कभी किसी ने सोचा ना था कि ये विकास के कार्य यहाँ आएंगे। आरक्षण में क्षेत्रीय भेदभाव इस कदर के एलओसी में 4% आरक्षण था, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर नहीं था। युवाओं के भीतर भेदभाव किया जाता था राजनीतिक कारणों से। उस सबको जो मोदी जी ने समाप्त किया है, उससे उनकी एक विश्वसनीयता बनी है। अब इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर के हैं, तो क्या वो भी एक्सपेक्टेड है जल्दी? नहीं, वो उसके लिए तो मैं अधिकृत इतनी बात करने को तो चुनावी आयोग करेगा, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सदा हर चुनाव के लिए तैयार रहता है। सर, एक जिस तरह राजनीति चल रही है, जैसे कमलनाथ है, उनका भी ये है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या कहेंगे? और वहीं यहाँ जैसे लोकल ये भी आ रहा है, नेता कह रहे हैं कि एनसीबी बीजेपी के साथ बात कर रही थी 2014 में। मैंने जैसे कुछ समय पहले ये कहा था कि हमारे विपक्षी दलों के जो नेता राजनीतिक कारणों से मोदी जी का विरोध करते हैं, वो ये नहीं जानते कि अगर वो घर के पिछवाड़े में देखें तो उनके अपने परिवार के सदस्य भी मोदी जी को ही वोट डालने वाले हैं। तो ये लगता है कि जैसे एनसी की बात आ रही है कि बातचीत कर रहे थे बीजेपी के साथ। नहीं, वो अब उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें आगे के सफर की तरफ नजर रखनी है।